गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूलॉजी की आज की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आपका एडमिशन रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ में हुआ। मैं लक्ष्मीबाई मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़। आज के हमारे डिस्कशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में आपके जूलॉजी में 3 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होगा एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट। एनिमल डाइवर्सिटी में 3 पेपर बीएससी में होते हैं, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम कॉर्डेट तक की स्टडी इसमें होती है, जिसमें से इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट में प्रोटोजोआ से एनिलिडा तक की स्टडी होगी। एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट सेकंड के अंदर ऑर्थोपोडा से लेकर हेमिकोडेडा तक की फाइलम्स की स्टडी हम करेंगे, और एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट थर्ड में कॉर्डेट्स की स्टडी करते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी में हम जो फाइलम्स की स्टडी करेंगे उनमें उन फाइलम का क्लासिफिकेशन, उनके मेन फीचर्स, हैबिटेट्स, उनके मॉडल एनिमल्स की स्टडी, उनका एक दूसरे से सह संबंध क्या संबंध है, इन सब की स्टडी हम एनिमल डाइवर्सिटी में करेंगे। सेकंड पेपर है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पेपर है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी। सेल बायोलॉजी चूँकि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, तो क्या उसके स्ट्रक्चर होती है, उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सेकंड है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, इन जो फूड कंटेंट्स होते हैं, बेसिक कंटेंट्स होते हैं, उनके बारे में, उनके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में उन सब माइक्रोस्कोप्स का हम अध्ययन करेंगे जो हमारे लैब के अंदर काम में आती हैं, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। उसके अलावा जो एडवांस माइक्रोस्कोप्स हैं उनके बारे हम पढ़ेंगे कि कैसे वो फंक्शन करती है, कितनी उनकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है, क्या उनकी रिजोल्यूशन पावर होती है, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन सब के बारे में। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम एक और चीज़ बात बता दें कि ये जो तीनों पेपर होते हैं आपके, ये 50-50 नंबर के होंगे। इस तरह से आपके थ्योरी के मार्क्स हो जाएंगे 150 और आपका प्रैक्टिकल होता है 75 का। इनमें से आपको मिनिमम मार्क्स कितने कितने लाने होते हैं, 150 में से 50 मार्क्स जो हैं आपको पासिंग मार्क्स मिनिमम लेके आने पड़ेंगे। ऐसे ही 75 प्रैक्टिकल मार्क्स में से 27 मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। इसके अलावा आप अपनी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी पढ़ने की कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे आप कितने ही मार्क्स लेके आ सकते हो। तो आज हम फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, करंट स्टेटस ऑफ मेंडलिज्म, जेनेटिक वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक क्रोमोसोम बढ़ता है या घटता है, या क्रोमोसोम का पूरा सेट बढ़ता है या कम होता है, ये वेरिएशंस होते हैं। उस बेसिस पे इनको यूप्लॉइडी और एन यूप्लॉइडी में बांटा गया है। इन सब के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हम इसकी बेसिक हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी सी। इन 1909 when the Davenports speculated about the inheritance of red hair, the basic principle of heredity were just becoming widely known among biologists. डेवनपोर्ट ने जब एक बेसिक सी धारणा बनाई थी इनहेरिटेंस के बारे में, रेड हेयर्स को लेके,
तब उन्होंने जो पाया, उन्होंने जो उस टाइम देखा, जो उसके पास रिजल्ट निकल के आए, उन्होंने देखा कि जो रिजल्ट उन्होंने प्राप्त किए हैं वो रिजल्ट उनसे पहले किसी और साइंटिस्ट ने लगभग 44 ईयर पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना विच ही अटेंड फ्रॉम 1851 टू 1853। सबसे पहले जो मेंडल है, उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी 1851 से 1853 में अटेंड करी थी। देयर मेंडल एनरोल्ड इन न्यूली ओपन फिजिक्स इंस्टीट्यूट। उस वक्त मेंडल ने वहाँ पे जो नई फिजिक्स इंस्टीट्यूट खुली थी उसमें प्रवेश लिया और वहाँ पर न केवल फिजिक्स पढ़ी बल्कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एंटेमोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, बॉटनी और प्लांट फिजियोलॉजी की वहाँ स्टडी करी, जिनके ज्ञान का, अनुभव का लाभ उनको अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान आगे बहुत ज़्यादा मिला था। इट वॉज प्रोबेबली देयर that Mendel acquired knowledge of scientific methods which he later applied successfully to his genetic experiment। जो नॉलेज उन्होंने वहाँ पे प्राप्त करी उसको उन्होंने अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के दौरान अप्लाई किया था। आफ्टर 2 years of study in Vienna, Mendel returned in Brno, where he taught school and began his experiment work with pea plant. He conducted breeding experiment from 1856 to 1863। उन्होंने जो अपने संकरण के प्रयोग किए थे वो 1856 से लेकर 1863 तक किए थे एंड प्रेजेंटेड हिज रिजल्ट पब्लिकली एट मीटिंग ऑफ ब्रूनो नेचुरल सोसाइटी इन 1865। ये दो चीज़ें होती हैं कि उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो पब्लिश कब हुए थे और उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं पब्लिकली मीटिंग में कब रखे। तो दो डेट होती हैं ये, उन्होंने मीटिंग में रखे थे 1865 में और उनके जो एक्सपेरिमेंट छपे थे वो 1866 में छपे थे। Mendel paper from these lecture was published in 1866. In spite of widespread interest in heredity, the effect of his research on the scientific community was minimal. उस टाइम के जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे इतने एडवांस थे कि उस टाइम की साइंटिफिक सोसाइटी या कम्युनिटी उन एक्सपेरिमेंट को समझ ही नहीं पाई, इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनके एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा तुल नहीं दिया और उनके एक्सपेरिमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए उस टाइम मेंडल के एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। एट द टाइम no one seemed have noticed that Mendel discovered the basic principles of inheritance। इसलिए उस टाइम कोई भी ये नोटिस नहीं कर पाया कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया है। In 1868 Mendel was elected abbot of his monastery and increasing administrative duties brought an end of his teaching and eventually to his genetic experiment। और इसी क्रम में आगे मेंडल को 1868 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ का भार ज़्यादा दे दिया गया, जिससे वो एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल के वहीं पर उनको लगभग ख़त्म करना पड़ा। He died at the age of 61 on January 6, 1884, unrecognized for his contribution to genetics। और मेंडल की 61 वर्ष में डेथ 6 जनवरी 1884 में हो गई और उस टाइम मेंडल को कोई भी ज़्यादा नहीं जानता था, ना उनके एक्सपेरिमेंट इतने पॉपुलर हुए थे। The significance of Mendel's discovery was not recognized until 19 और मेंडल के खोज 1900 तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए थे। When 3 botanists
1900 के अंदर 3 वनस्पति शास्त्री के वैज्ञानिकों ने ह्यूगो डी वेरीज, एरिक वॉन सेरमक एंड कार्ल कॉरेंस began independently conducting similar experiment with plants and arrived at conclusion similar to those of Mendel's। 3 साइंटिस्टों ने ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेरमक, तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे और अलग अलग उन्होंने वही रिजल्ट प्राप्त किए जो 34 सालों पहले मेंडल ने प्राप्त करे थे। Coming across Mendel paper, they interpreted their result in accord with his principles and drew attention to his pioneer work। और उनके जो प्रारंभिक कार्य हैं मेंडल के और उनके जो पेपर थे उनकी तरफ उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि जो काम हमने इतने सालों बाद किया है वो काम किसी साइंटिस्ट ने बहुत पहले ही कर दिया है। इस तरह से मेंडल के कार्यों की दोबारा से खोज हुई और उसके बाद जो ख्याति मेंडल को जीवित रहते हुए मिलनी चाहिए थी वो ख्याति उनके मृत्यु के लगभग 34 सालों बाद प्राप्त हुई। इस तरह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडल ने पाइजम सेटाइवम उद्यान मटर पर काम किया था और उद्यान मटर के 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इन 7 जोड़ी लक्षणों में हम फ्लावर की एक प्लांट की बात करें तो सबसे पहले प्लांट की लेंथ को उन्होंने, हम सीरियल नंबर से कैरेक्टर्स को देखें। पहला कैरेक्टर था प्लांट की लेंथ जिसमें शॉर्ट और टॉल प्लांट थे। उसके बाद फ्लावर पोजीशन जिसमें जो टॉप पर फ्लावर होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर्स और जो ब्रांचेज के बीच में लगे हुए होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्जियल फ्लावर। तीसरा कैरेक्टर हम लेते हैं पोड शेप। पोड शेप 2 तरह से थी, पहली है कॉन्स्ट्रिक्टेड और दूसरी है इन्फ्लेटेड। तीसरा कलर देखो, प्लांट की लेंथ ले ली, फ्लावर ले लिया, फ्लावर से फिर फली बनती है, फली की शेप ले ली उन्होंने, फली का कलर ले लिया, एक होती है येलो दूसरी होती है ग्रीन। थर्ड उन्होंने फली के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, तो सीड कलर उन्होंने लिया कि सीड कलर कैसा होता है, येलो और ग्रीन। फिर सीड की शेप उन्होंने ली, राउंड और रिंकल झुर्रीदार, और लास्ट कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड कोट का कलर, ये ग्रे और वाइट। इन कैरेक्टर्स को लेकर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।